चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए भाई, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स पासिंग थ्रू द 6,4 फोकाई ऑन y एक्सिस सेंटर एट द ओरिजिन हैविंग एसेंट्रिसिटी 3,4। मतलब y एक्सिस इसकी फोकाई है, मतलब कुछ इस तरीके से जाएगा अपना इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब क्या बनेगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और फोकाई वाई एक्सिस पे है और इसेंट्रिसिटी 3/4 है। चलिए इसेंट्रिसिटी 3/4 है, तो भैया फोकाई क्या होगी वाई एक्सिस पे, किस फॉर्म में होगी, 0 प्लस सी, इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो हम जानते हैं सी इक्वल्स टू कितना होता है, ए ई, सी इक्वल्स टू ए ही होता है, क्योंकि कल पढ़ा था अपन ने ई इक्वल्स टू सी बाई ए। तो क्या हो जाएगा भाई, रूल क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर, देखो रूल क्या होता था, ये होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी की वैल्यू रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर, वैल्यू रख दी। तो एक रिलेशन आ गया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 19/6, इससे अपने पास बी स्क्वायर आ गया इन द टर्म्स ऑफ ए स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि जो एलिप्स है आपका 6,4 से जा रहा है, तो अगर 6,4 से जाएगा तो 6,4 सेटिस्फाई करेंगे, तो अपने पास ये आ गया 36 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इससे ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो बी स्क्वायर आ गया। फाइनल जाके आंसर पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या यही क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं है, तो रिपीट हो गया, ये वाला पार्ट है। ये देखिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ गया है, ये आंसर। चलिए तो सॉल्व कीजिए इसको आराम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद द सेंटर एट 1,2, वन फोकस एट 6,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6। देखिए सेंटर क्या दिया है 1,2, फोकस दिया गया है 6,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,6, 4,6 से पास हो रहा है। कैसे करेंगे देखो, एलिप्स का सेंटर 1,2 है, तो पहले क्या होता था, x का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर था अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब एक 1 है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये जो है पास हो रहा 4,6 से, तो 4,6 सेटिस्फाई करा दो, 4,6 सेटिस्फाई करा दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या रहा, फोकस कितना है 6,2, फोकस है इसका 6,2, इसका फोकस है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रिलेशन सी का, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हुआ करता है। तो जब इसका सेंटर 1,2 है और फोकस 6,2 है, तो फोकस डिस्टेंस जो होती है अपने पास, क्या बोलते हैं फोकस डिस्टेंस, है ना, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 1,2 से लेके 6,2 तक की दूरी कितनी हुई 5। तो c इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दिया 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया। अब बी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसके पास रख दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास ए स्क्वायर बन जाएगा, एक ये आ गया, बी स्क्वायर की वैल्यू रख दिया ए स्क्वायर माइनस 25, ये ए की पावर 4 में इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 या 45, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 5 लेने पर बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 20 पॉसिबल नहीं होगा, बट ए स्क्वायर की वैल्यू 45 लेने पर बी स्क्वायर की वैल्यू 20 पॉसिबल होगा। तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ गया x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 45 प्लस y माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। बच्चों हॉट्स क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में नहीं है। ओके चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए जय पढ़िए हाइपरबोला। हाइपरबोला
hyperbola is the set of all points in a plane such that the difference of its distance from two fixed points in the plane is a constant. हाँ, देखिए आपने एलिप्स में क्या देखा था? एलिप्स में हमने ये देखा था कि एलिप्स जो होता है वो उन पॉइंट से मिलके बना करता है जो पॉइंट होता है, पॉइंट का, उस वेरिएबल पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम, मतलब ये डिस्टेंस और यहां से लेके यहां के डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस का सम जो होता है वो कांस्टेंट हुआ करता है। याद आया कि नहीं आया? Pf1 प्लस Pf2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैंने बताया था आपको एलिप्स में कि दो चीजों से दूरी, एक दूरी यहां से, दिस पॉइंट इज f1, और एक दूरी यहां से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड f2, तो दोनों से दूरी का सम क्या होगा? Pf1 प्लस Pf2, दोनों से दूरी का सम जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसको अपन क्या बोलते थे? एलिप्स। केवल यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा, बस यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे जल्दी बोलो प्लीज। Yes, sir. केवल सम की जगह डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा डेफिनेशन लिख लो एलिप्स की, है ना? एलिप्स की डेफिनेशन लिखिए, सॉरी हाइपरबोला की। ए हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन such that difference of its distance from two fixed point in a plane is constant. ठीक है ना? चले आगे। मतलब एक पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो, ये पॉइंट P है, P पॉइंट क्या होता है? x, y, और ये पॉइंट है F1, ये पॉइंट है F2, तो दो पॉइंट से इसकी डिस्टेंस, डिफरेंस का होगा, डिस्टेंस का Pf1 माइनस Pf2, और ये जो डिफरेंस आएगा ये कांस्टेंट होगा। तो अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो जो लोकस बनेगा उसका वो दैट विल बी अ हाइपरबोला। समझ में आया? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट, पढ़िए जाए। इन अदर वर्ड्स, In other words, it is the locus of a point in a plane which moves in such a way that the difference of its distance from two fixed points in the plane is a constant, and फिर this से पढ़िए, constant is less फिर than से the पढ़िए। distance between Which moves in a such a way that the difference of its distance from two fixed point in a plane is constant, in the plane. and this constant is less than the distance between the two fixed point। हाँ, ये जो डिफरेंस आएगा एंड जो मतलब जो कांस्टेंट आएगा वो दो फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी से कम होगा। वो दो फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी क्या होती थी बेटा? यहां से लेके यहां तक के बीच की दूरी क्या हुआ करती थी? याद है आप लोग को? दोनों फोकस के बीच की दूरी क्या होती थी? 2AE या 2C, है ना? तो पिछले बार जो सम आ रहा था वो 2C से ज्यादा था, पिछले बार जो सम आ रहा था वो 2C से ज्यादा था, बट इस बार जो डिफरेंस आएगा वो 2C से कम होगा। पढ़ो आगे। द टू फिक्स पॉइंट, The two fixed points are called the foci of the hyperbola. Shows that hyperbola if P is a point on the hyperbola, then Pf1 minus Pf2 is equals to constant. हाँ, Pf1 माइनस Pf2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बच्चों ये बना लो कॉपी में हाइपरबोला। ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जिस एक्सिस में पैराबोला खुलता है उस एक्सिस को बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस। देखो ये पैराबोला जो है ये किस एक्सिस में खुल रहा है? x एक्सिस में, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस। और जिस एक्सिस में पैराबोला नहीं जाता उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है। और मैंने डेफिनेशन क्या बताई? ये है कोई पॉइंट P, इसकी एक फोकस से दूरी क्या हुई? Pf1, ये देखो डॉट 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 करके आ रही है Pf1, और दूसरे फोकस से दूरी कितनी है? Pf2। Yes, तो sir. कंडीशन मैंने क्या बताई? मैंने कहा कि Pf1 माइनस Pf2 जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट हुआ करता है, और ये जो कांस्टेंट होता है ये दोनों फोकस के बीच की दूरी से कम होता है। दैट कांस्टेंट मान लो K है,
तो जो k की वैल्यू होगी वो छोटी होगी किससे, दोनों फोकस के बीच की दूरी। तो एक फोकस ये है -c,0 और एक फोकस है c,0, तो इनके बीच की दूरी क्या कहला गई, 2c। तो जो कांस्टेंट होगा k वो 2c से कम होगा। ये वर्टेक्स बन गया, एक वर्टेक्स -a,0 और ये कहला गया +a,0। चलिए पढ़िए। और ये सेंटर है बच्चों, O 0,0 इज द सेंटर। ठीक है, Yes. चलो पढ़ो टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। Terms related to hyperbola. Center of the hyperbola. The midpoint of the line segment joining the foci of the hyperbola is called the center of hyperbola. In figure 11.47, O is the center, OF1 is equals to OF2. Transverse axis. देखिए The line सेंटर passing जो होता है, सेंटर की दूरी दोनों फोकस से सेम होती है, तो जितनी दूरी इसकी F1 से होगी उतनी ही दूरी इसकी F2 से होगी। तो सेंटर क्या होता है, सेंटर जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है दोनों फोकस का। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकाई ऑफ द पैराबोला, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज कॉल्ड इट्स सेंटर। पढ़ो ट्रांसवर्स एक्सिस। transverse axis. The line passing through the foci of the hyperbola is called its transverse axis. In figure 11.47, x dash ox is the transverse axis. यस, x डैश ओ एक्स, ये वाली जो एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। नेक्स्ट पढ़िए Conjugate axis. It is a line through the center and perpendicular to the transverse axis. In figure 11.47, y o y dash is the conjugate axis. नेक्स्ट वर्टाइसेस। Length of vertices. Vertices are the points where the hyperbola intersect the transverse axis. In figure 11.47, A1 and A2 are the vertices. यस, तो देखिए इस पैराबोला, इस हाइपरबोला में वर्टिसेस कौन है, A1 और A2। जहां पे हाइपरबोला जो अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करे उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टाइसेस। नेक्स्ट पढ़िए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। Length of transverse axis. The length of transverse axis is the distance between two particles of hyperbola. टू वर्टाइसेस, Vertices of टू hyperbola. वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला। In figure 11.47, length of transverse axis is A1, A2 and is equal to 2A. Length of conjugate axis. The hyperbola does not intersect the conjugate axis. However, we take two points P 0, B and B2 0, minus B on conjugate axis on opposite side of the center row such that OB1 is equals to OB2 is equals to B. The distance B1 B2 is called the length of conjugate axis and is equal to 2B, where B square is equals to C square minus A square. हाँ लिख लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है ना, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, पिछले बार क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एलिप्स में होता था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस बार है बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ पढ़ो इसेंट्रिसिटी। Centricity. The ratio of CA is called the centricity of the hyperbola. हाँ, सी और ए का जो रेशियो होगा उसको एसेंट्रिसिटी बोलेंगे। तो लिख लो बच्चों, E इज इक्वल टू सी बाई ए, E इज इक्वल टू सी बाई ए, E इज इक्वल टू सी बाई ए। तो हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है। हाइपरबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है 1 से ज्यादा हुआ करती है। तो देखो सिंस E इज ग्रेटर देन 1, हाँ ये लिख लिया फॉर्मूला, E इज इक्वल टू सी बाई ए। तो जो हाइपरबोला में E की वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, यानी कि C अपॉन A ग्रेटर देन 1,
मतलब कि सी ग्रेटर देन ए। हाँ, मतलब इसमें जो फोकस होगी वो मेजर एक्सिस के आधे से ज्यादा होगी। नेक्स्ट पढ़ो, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। Length of the lattice rectum. The lattice rectum of hyperbola is a line segment passing through any of the foci and perpendicular to the transverse axis and its endpoint lying on the hyperbola. The length of lattice rectum of hyperbola is given by 2b square upon a. हाँ देखिए, हाइपरबोला था, हाइपरबोला की दो फोकस हुआ करती थी, ठीक है ना, दो फोकस हुआ करती थी, एक ये और एक ये। तो इसके फोकस के परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को क्या बोलते थे अपन? लेंथ ऑफ लेटस। ये लेटस रेक्टम कहलाएगी और इसकी लेंथ क्या होती है बच्चों? 2b स्क्वायर अपॉन ए। याद कर लो, जो एलिप्स में होती थी लेंथ वही लेंथ यहाँ पे होगी। दिस इज 2b स्क्वायर अपॉन ए। चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन हाइपरबोला। यस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, let f1 c, 0 f2 minus c, 0 by the foci of the hyperbola as shown in figure। अगर फोकाई एक्स एक्सिस में बैठी है तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जय पढ़ो। Let a1 a comma 0 a2 minus a comma 0 be the vertices and O be the center of hyperbola. Distance between vertices a1 a2 is equals to 2a. Let p x comma y be any point on the hyperbola such that pf1 minus pf2 is equals to 2a. Under root x minus c का whole square plus y square minus under root x plus c का whole square plus y square is equals to 2a. यस, तो देखिए pf1 माइनस pf2 इक्वल्स टू 2a। pf1 की वैल्यू x माइनस सी का स्क्वायर, ये pf2 की वैल्यू पुट कर दी इक्वल्स टू 2a। इसको इधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये स्ट्रक्चर बन गई 4cx। 4a को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो 4cx अपॉन 4a, 4a स्क्वायर अपॉन a इक्वल्स टू 4a अपॉन 4a, x प्लस सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस सी एक्स अपॉन ए माइनस ए इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक आ गए, ओके। इसके बाद देखिए माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस सी एक्स प्लस माइनस सी एक्स अपॉन ए प्लस ए इक्वल टू इतना आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म को सेपरेट कर लो, वाई स्क्वायर की टर्म को सेपरेट कर लो। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है भाई? बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर का एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों तरफ बी स्क्वायर का डिवाइड कर दो तो इसलिए हाइपरबोला का जो फॉर्म आ गया वो आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको केवल ये इक्वेशन याद रखना है, इसका प्रूफ नहीं आता आप लोग के लिए। 11th क्लास में प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहो तो अपने मन के लिए कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन एलिप्स के जैसे ही होंगे। तो आज समय हो गया है, कल पढ़ते हैं अपन एलिप्स को आगे, ओके।